सो अभी हम लोग हमारे इस चैप्टर का लास्ट पार्ट देखेंगे जो कि है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, राइट। सो जब मैं आप लोगों को स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को पॉइंट 4 क्या बताया था कि जो हमारा रेडियंट पावर वर्सेस वेवलेंथ का जो कर्व होता है, बेसिकली जो हमारा स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होता है। दैट मीन्स ये कि टेम्परेचर बढ़ने से हमारा रेडियंट पावर बढ़ता है, राइट, और हमारा जो वेवलेंथ है वो कम होता जाता है। तो बेसिकली ये जो पॉइंट था ये खुद अपने आप में बता रहा था कि भाई मैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हूँ, राइट। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या बोलता है? इट इज ऑब्जर्व दैट द वेवलेंथ for which the emissive power of black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of the black body, right। यानी कि जो आपका वेवलेंथ मतलब जो आपका टेम्परेचर होता है ना, मैक्सिमम टेम्परेचर, बिकॉज आपने देखे उस कर्व के ऊपर मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा उस टेम्परेचर के ऊपर जो कि मैक्सिमम रेडियंट पावर देगा, राइट। तो उस टेम्परेचर के ऊपर जो रेडियंट पावर आएगा ना, ठीक है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ वेवलेंथ भी होगी। तो वो वेवलेंथ जो है वो उस टेम्परेचर के मतलब उस एब्सोल्यूट टेम्परेचर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और वो जैसे हम लोग ने देखे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से ही तो हमारा कर्व लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा था, राइट। बिकॉज मतलब हमारा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा था, हमारा रेडियंट पावर भी बढ़ता जा रहा था, बट वेवलेंथ कम हो रहा था। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है और वेवलेंथ कम हो रहा है, दैट मीन्स ये दोनों पैरामीटर्स में तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और वही चीज़ यहाँ पर वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में हम लोग ने एक लॉ की मतलब मदद से देखे, राइट। सो अगर आप इसको मैथमेटिकली देखोगे ना, सो ये है लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। और बच्चों ये T क्या है? ये T आप ध्यान रखना, ये T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बिकॉज हमको मालूम है कि टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेल्सियस भी होता है और केल्विन भी होता है, बट जो टेम्परेचर जो केल्विन में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और ये चीज़ हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी डिस्कस की जब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, राइट। हमारा वो डिग्री सेंटीग्रेड वाला टेम्परेचर नहीं, ये केल्विन मतलब यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट्स केल्विन में होना चाहिए। सो यहाँ पर आपका जो वेवलेंथ है, जो आपका मैक्सिमम वेवलेंथ है वो आपके टेम्परेचर को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। सो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाओ, सो यहाँ पर आप एक कांस्टेंट लगाओगे जो कि आएगा b। तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू b/T और दिस विल बी इक्वल टू b विल बी इक्वल टू लैम्डा मैक्स इंटू टी। आपका t वहाँ जाएगा तो b विल बी इक्वल टू लैम्डा मैक्स इंटू टी। सो ये जो b है ना, ये b को हम लोग बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट, ये b को हम लोग बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। और इसका एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आप लोगों को याद रखना है। जैसे बहुत सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू हम लोग याद रखते हैं, वैसे ही ये कांस्टेंट का वैल्यू है 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन, 2.897 इंटू 10⁻³ मीटर केल्विन। तो ये हमारा वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। बेसिकली जो हमारे स्टार्स होते हैं, ठीक है, डिस्टेंट स्टार्स होते हैं, या फिर हमारा जो सन है, बहुत ही हाई टेम्परेचर बॉडीज़ है, उनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस लॉ का हम लोग जो है वो यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है, जो कि एक्चुअली हमारे जो रेडिएशन जो चैप्टर के मैं आपको बताया था कि हर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर के साथ कुछ ना कुछ लॉ जो है वो एसोसिएटेड है, ठीक है। तो कंडक्शन के साथ हमारा फोरियर्स लॉ आता है, कन्वेक्शन के साथ हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आता है, और रेडिएशन के साथ हमारा जो एक्चुअल ये लॉ है वो जो कि है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ही वो लॉ है जो कि रेडिएशन का जो गवर्निंग इक्वेशन है उसको कंटेन करता है या उसके बारे में हमको बताता है। सो ये जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ रेडिएशन हमको क्या बोलता है? ये बोलता है द रेट ऑफ एमिशन, बिकॉज आपकी बॉडी कुछ एमिट करेगी ना, ठीक है। तो रेट का बात हो रहा है यहाँ पे। दैट मीन्स आपकी बॉडी जो एनर्जी एमिट कर रही है उसको हम लोग पर यूनिट टाइम कंसीडर कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ पर रेट की बात हुई है। द एनर्जी एमिटेड पर यूनिट टाइम विल बी एक्चुअली इक्वल टू इट्स रेट ओनली। सो द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया बच्चों, यहाँ पर देखो हम लोग ये देखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर यूनिट एरिया से कितनी एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो द रेट ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और द पावर, ठीक है। अब मतलब क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पता कि एनर्जी है, एनर्जी अगर आप उसका रेट ले रहे हो, यानी अगर आप एनर्जी को टाइम के रिस्पेक्ट में ले रहे हो तो वो पावर ही तो हो गया ना। तो आप रेट ऑफ एमिशन बोलो या फिर आप पावर बोलो, बात एक ही है, ठीक है। बट हमको क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम लोग इसको पर यूनिट एरिया कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, पर यूनिट एरिया कंसीडर कर रहे हैं ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी, या फिर सिंपली ब्लैक बॉडी भी हो सकता है। तो द रेट ऑफ एमिशन और द रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया और द पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दैट मीन्स कि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रही है पर यूनिट टाइम, ठीक है।
कुछ ना मतलब जैसे मान लो 2 सेकंड में, 3 सेकंड में, 1 मिनट में, 2 मिनट में, और पर यूनिट एरिया मतलब कुछ यूनिट टाइम में और कुछ यूनिट एरिया से आपकी बॉडी कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएट कर रही है। अब अगर वो रेडिएट कर रही है तो वो कुछ ना कुछ टेम्परेचर पे होगी तो ही तो रेडिएट कर पा रही है ना वो, राइट। सो वो जो टेम्परेचर होगा मतलब वो जो रेडिएशन जो आपकी बॉडी रेडिएट कर रही है, वो रेडिएशन उस बॉडी के टेम्परेचर के 4th पावर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे ना हम लोगों को एक और चीज़ पता चलती है, बहुत मतलब इंपॉर्टेंट लर्निंग इससे हमको ये मिलती है कि अगरचे हम लोगों ने यहाँ पर कंडक्शन के बारे में भी देखे कि क्या होता है, कन्वेक्शन भी देखी, रेडिएशन भी हम लोग डिटेल में स्टडी किए, लेकिन जब आप कंडक्शन को स्टडी करोगे आगे, मतलब जब आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे और जब आप कंडक्शन को, जब रेडिएशन को स्टडी करोगे ना, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा जो कंडक्शन से और जो कन्वेक्शन से जो एनर्जी निकलती है, जो आपकी बॉडी जो रेडिएट करती है, ठीक है, कंडक्शन के थ्रू और कन्वेक्शन के थ्रू, तो वहाँ पर वो एनर्जी जो होती है वो उस बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर डिफरेंस को लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। मतलब वो जो टेम्परेचर होता है ना, वो सिंगल पावर में प्रोपोर्शनल होता है आपके रेडिएंट एनर्जी को, लेकिन रेडिएशन में आपका जो टेम्परेचर है वो 4th पावर से प्रोपोर्शनल है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर आपका टेम्परेचर लेट से 2 केल्विन है, सपोज, खाली समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपका टेम्परेचर 2 केल्विन है तो रेडिएशन के अंदर अगर आप जब कंडक्शन के थ्रू देखोगे या अगर जब कन्वेक्शन के थ्रू देखोगे तो जो रेडिएशन होगा ना, तो वो उस टेम्परेचर को लीनियरली प्रोपोर्शनल होगा, यानी टेम्परेचर भी 2 केल्विन के जो आपका एनर्जी है वो भी 2 केल्विन के हिसाब से ही रेडिएट होने वाली है। लेकिन रेडिएशन के अंदर ये 4th पावर से रेडिएट होता है। दैट मीन्स अगर आपका टेम्परेचर 2 केल्विन है तो 2⁴ दैट मीन्स 16, यानी आपका जो रेडिएशन होगा, जो एनर्जी निकलेगी वो 4 गुना बढ़ के निकलेगी बच्चों। तो इसी से हमको ये पता चलता है कि ऑल्दो हमने 3 मोड स्टडी किए, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट यानी जो सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड ऑफ रेडिएशन है, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव मोड ऑफ मतलब हीट ट्रांसफर है वो हमारा रेडिएशन है। बिकॉज रेडिएशन के अंदर अगेन जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि रेडिएशन के अंदर आपका जो एनर्जी होती है वो आपके टेम्परेचर को 4th पावर को प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन कंडक्शन में, कन्वेक्शन में आपके टेम्परेचर के सिंगल पावर को यानी कि लीनियरली प्रोपोर्शनल होती है वो। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर हमको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन जो है वो हमको वर्बल फॉर्म में बता रहा है। सो मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर हमारा स्टीफेंस लॉ ऐसा बोलता है कि जो आपके रेडिएंट एनर्जी है, रेडिएंट एनर्जी को हम लोग आर से डिनोट कर लेंगे, ठीक है, रेडिएंट एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस बॉडी के 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर को, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके बॉडी के टेम्परेचर है, बट टेम्परेचर कैसा 4th पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट सिग्मा है, ये कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं स्टीफेंस कांस्टेंट, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं स्टीफन कांस्टेंट। और अगेन ये एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है जिसका वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा, इसका वैल्यू है 5.67 × 10⁻⁸, ठीक है। और इसका जो यूनिट है, ऐसा यूनिट है, वो है वेट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ठीक है। और इसके डायमेंशंस भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो डायमेंशंस तो आई एम श्योर आप लोगों को निकालने आते हैं, बहुत मतलब अगर नहीं आते तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये वेट जो है उसमें पावर के डायमेंशंस होंगे, तो पावर के डायमेंशन निकालो, यहाँ पे मीटर स्क्वायर यानी एरिया के डायमेंशन और टेम्परेचर के डायमेंशन आप निकालो केल्विन में। सो आपको यहाँ पे डायमेंशन ऐसा मिल जाएगा M1 L0 T-3 K-4। सो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डिस्कस कर दिया और ये इसके डायमेंशंस है, राइट। अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली बात ये है कि ये जो रेडिएशन हम लोगों ने कंसिडर किया R = सिग्मा T⁴, ठीक है, तो इसका जो यूनिट आने वाला है, यानी R का जो यूनिट आने वाला है वो है वेट्स पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि जैसे कि अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करो आपके स्टीफन लॉ के वर्बल स्टेटमेंट को, तो उसने बोला रेट ऑफ द एनर्जी, रेट ऑफ एमिशन, दैट मीन्स आपकी जो एनर्जी है जिसकी ऐसा यूनिट होगी जूल, और जब आप उसकी रेट ले रहे हो दैट मीन्स आप जूल पर यूनिट टाइम, दैट मीन्स जूल पर सेकेंड ले रहे हो, तो आप वेट ले रहे हो। लेकिन आप एट द सेम टाइम पूरी बॉडी के अंदर से कितनी रेडिएट हो रही है वो नहीं देख रहे हो, रादर आप ये देख रहे हो कि वो बॉडी के 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितनी रेडिएट हो रही है। तो यहाँ पर जो आर का यूनिट आएगा ना वो आएगा वेट्स पर मीटर स्क्वायर, वेट्स पर मीटर स्क्वायर। तो अगर आपको प्रॉब्लम में ध्यान से देखना है कि आपको उसने मतलब पर मीटर स्क्वायर एरिया के टर्म्स में पूछा है या आपको कंप्लीट बॉडी का पूछा है, राइट। सो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आप क्या करो, आप पर वेट पर मीटर स्क्वायर ही निकालो, जैसे आप कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही करो, और आपको जितना भी एरिया दिया है 2 मीटर स्क्वायर, 3 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, आप वो वेट पर मीटर स्क्वायर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। तो ये जो आर जो है इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा वेट्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही टर्म्स है, वो है सिग्मा और T⁴। दैट मीन्स कि ये जो रेडिएंट एनर्जी है ये ना, ये मतलब उस बॉडी की रेडिएंट एनर्जी को सिग्निफाई कर रही है जो कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है,
जो कि एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, इसके लिए परफेक्टली ब्लैक बॉडी में सिर्फ सिग्मा आएगा और T⁴ आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी एक ऑर्डिनरी बॉडी है, अगर आपकी एक ऑर्डिनरी बॉडी है तो वो जितना ज़्यादा, जैसे कि हमको पता है कि वो मतलब कुछ एब्जॉर्ब करेगी, राइट, एमिट करेगी, लेकिन वो जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना पूरा के पूरा एमिट नहीं करेगी, राइट। तो उस केस में उसका कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन होने वाला है, राइट। और वो कुछ भी होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन कुछ भी होगा, वो डिपेंड करेगा वो बॉडी कैसी है, उसका मटेरियल कैसा है, लेकिन वो जो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन होगा वो 1 से कम होने वाला है। तो जब हम लोग ऑर्डिनरी बॉडी की बात करेंगे तो सिंपली हम लोग ये सिग्मा T⁴ के साथ ये E मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो आपको जस्ट सिर्फ इतना ध्यान रखना है। एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो इधर भी E है, इस एक्सप्रेशन में भी E है, लेकिन क्योंकि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो उस केस में E का वैल्यू 1 होता है, तो वो जितना एब्जॉर्ब करेगी उतना पूरा के पूरा रेडिएट कर देगी। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी बॉडी है तो वो एब्जॉर्ब करने के साथ साथ रेडिएट तो करेगी, लेकिन पूरा के पूरा रेडिएट नहीं करेगी, ठीक है, पूरा के पूरा एमिट नहीं करेगी। वो कितना एमिट करेगी ये डिपेंड करेगा कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन कितना है। तो वो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको E से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आपकी ऑर्डिनरी बॉडी है तो आप ये सिग्मा T⁴ को E से मल्टीप्लाई कर दो, और जब आपकी परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो आप E को 1 ले लो, तो आपके पास सिर्फ सिग्मा T⁴ रहने वाला है, राइट। तो ये तो बच्चों मतलब ये तो बात हो गई उस बॉडी की जो कि एक मतलब एक सिंगल आपके पास एक बॉडी दी हुई है और आपको ये बता रहा है वो कि वो बॉडी का इतना टेम्परेचर है और इतने टेम्परेचर पे कितनी हीट रेडिएट करने वाली है, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि आपकी बॉडी जो है, आपकी एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर T है, ठीक है, और उसको मैंने एक सराउंडिंग में रख दिया हूँ और मेरा सराउंडिंग का टेम्परेचर भी आपको दिया हूँ, ठीक है। तो इस बॉडी का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो T0 है, और मैंने अज्यूम किया कि जो मेरा T है वो मेरा T0 से ज़्यादा है, जो मैंने अज्यूम किया होगा जो मेरा T है वो मेरा T0 से ज़्यादा है, ठीक है, और ये मेरी ऑर्डिनरी बॉडी है, ठीक है। तो अब इस केस में मुझे फाइंड करना है कि मेरी नेट रेडिएशन कितना होने वाला है। बिकॉज इस केस में तो क्या था, आपके पास सिंपली एक बॉडी थी जिसका टेम्परेचर T था और आपने सिग्मा T⁴ करके फाइंड कर दिए कि उस टेम्परेचर पे आपकी बॉडी कितना रेडिएट करती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर T है, यानी आपको एक टेम्परेचर दिया है प्लस आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर भी दिया है, राइट। तो होगा क्या बच्चों, अगर आप थोड़ा सा इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो तो ये बॉडी क्योंकि T टेम्परेचर पे है तो ये रेडिएट करेगी सराउंडिंग में, ठीक है। लेकिन ये सराउंडिंग क्योंकि T टेम्परेचर पे है तो ये भी तो रेडिएट करेगी ना, ये जो सराउंड जो T0 टेम्परेचर पे तो ये भी रेडिएट करेगी। बिकॉज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ यही तो बोलता है कि हर वो बॉडी जिसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, जिसका कुछ ना कुछ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, वो उस टेम्परेचर पे टेम्परेचर की 4th पावर के टर्म्स में रेडिएट करने वाली है। तो अगर ये रेडिएट करेगी तो ये भी रेडिएट तो करेगी ना। दैट मीन्स क्या होगा कि इन दोनों के बीच में मतलब बॉडी और सराउंडिंग के बीच में आपको एनर्जी का एक नेट लॉस मिलेगा, क्योंकि जब ये रेडिएट करेगी, ये बॉडी रेडिएट करेगी तो यहाँ से हीट सराउंडिंग में जाएगी, ठीक है। लेकिन जब सराउंडिंग हीट रेडिएट करेगी तो इस सराउंडिंग से हीट कुछ बॉडी में भी तो आएगी ना। तो दैट मीन्स क्या होगा कि आपको पूरी के पूरी हीट सराउंडिंग से नहीं मिलेगी, इंस्टेड आपके पास है ना कुछ हीट आपकी बॉडी से जा रही है। दैट मीन्स आपका एक नेट लॉस भी होगा। तो वो नेट लॉस का अगेन बहुत सिंपल फॉर्मूला, आपको ये देखना है कि मेरी बॉडी कितनी रेडिएट कर रही है, ठीक है, और आपको ये देखना है कि भाई मेरी सराउंडिंग कितनी रेडिएट कर रही है, और आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा हूँ कि जो हमारा आर नेट होगा, यानी कि जो नेट एनर्जी लॉस होगा तो वो ई तो रहेगा बिकॉज ये ऑर्डिनरी बॉडी है तो ई रहेगा, सिग्मा भी रहेगा बिकॉज ये तो स्टीफन कॉन्स्टेंट है। यहाँ पर ब्रैकेट में हमने लिखा T⁴ माइनस T⁴. सो बेसिकली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करो तो एक बार ये बनेगा E सिग्मा T⁴ और एक बार ये बनेगा E सिग्मा T⁴. तो E सिग्मा T⁴ है ना, वो एनर्जी है जो बॉडी रेडिएट कर रही है, और E सिग्मा T⁴ ये वो एनर्जी है जो सराउंडिंग रेडिएट कर रही है। और मैंने आपको क्या बताया कि जितनी सराउंडिंग रेडिएट कर रही है और जितनी आपकी बॉडी रेडिएट कर रही है दोनों को माइनस करो तो आपको नेट एनर्जी का लॉस मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो है पूरा रेडिएशन का जो डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। हम लोगों ने डिटेल में स्टडी किया, मतलब कि भाई पहले हम लोगों ने देखे कि भाई व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, फिर हम लोगों ने रेडिएशन के बारे में समझे, हम लोग ने अलग अलग कोएफिशिएंट्स पढ़े, हम लोगों ने किरचॉफ्स लॉ देखे, कोएफिशिएंट एमिशन को देखा हमने, उसके बाद हम लोग स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने स्टडी किया, फिर हम लोग व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ देखे, उसका मैथमेटिकल फॉर्म और उसके यूज़ क्या है, और फाइनली हम लोगों ने जो रेडिएशन का जो मेन गवर्निंग लॉ है जो कि स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है उसको हम लोग ने देखे, और उसको अलग अलग कंडीशंस पे किस तरीके से अप्लाई करते हैं, स्टीफन कांस्टेंट क्या है, उसका वैल्यू क्या, उसका डायमेंशंस क्या, हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को देखे। आई होप आप लोगों को ये जो डिस्कशन है ये बहुत ही मतलब इलेबोरेट वे में मैंने किया, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ डाउट्स हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पोस्ट करना, मैं वहाँ पर आप लोगों के डाउट्स जो है वो सॉल्व करूँगा।